Good evening, dear students. Let us discuss about alternating voltage and alternating current. ये बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक यूज होता है एसी वोल्टेज और करंट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये एसी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू जनरेट एसी को कैसे पैदा करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस एसी, कैसे उत्पादन किया जाता है एसी को, तो इसके सब के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो के पहले, प्रायर टू दिस वीडियो वी वे आर डिस्कसिंग अबाउट डीसी। मेनली डीसी के बारे में हम बात कर रहे थे इसके पहले। और वो डीसी जो होता है उसका मान कांस्टेंट होता है, वोल्टेज का भी और करंट का भी। करंट की अगर मैग्नीट्यूड चेंज करना होता है, सपोज वी हैव टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, देन वी प्लेस रियोस्टेट इन सीरीज विद द सर्किट एंड बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वी चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। धारा को चेंज करते हैं रियोस्टेट की मदद से। तो एसी, इसके बारे में बात अभी करेंगे। डीसी जो है इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। देयर आर फ्यू लिमिटेड एप्लीकेशंस वेयर वी यूज़ डीसी ओनली। डीसी का यूज करते हैं, वहाँ पे कुछ सीमित एप्लीकेशन है जहाँ पे ये हम डीसी यूज़ करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है आपको पता होगा, जिसको कहते हैं एक धातु का दूसरे धातु के ऊपर कोटिंग करना, पेंटिंग करना, कलई करना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम एक धातु की दूसरे धातु के ऊपर कोटिंग करते हैं तो डीसी यूज करते हैं। डीसी यूज करने से कोटिंग जो होती है, पेंटिंग जो होती है, लेयरिंग जो होती है, वो यूनिफॉर्म होती है, इस वजह से डीसी यूज़ करते हैं वोल्टेज वहाँ पे। दूसरा होता है यूज़ इसका डीसी का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंजन्स में, रेलवे इंजन में डीसी मोटर यूज होती हैं, डीसी सीरीज मोटर। दे आर वेरी पावरफुल, देयर स्टार्टिंग टॉर्क इज़ वेरी हाई, सो दे वी यूज़ देम। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं इंजन्स में, रेलवे इंजन में। तीसरा इसका बड़ा एडवांटेज है बैटरी चार्जर्स में। बैटरी चार्जर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बैटरी जो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, बैटरी और सेल जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। दे स्टोर एनर्जी, दे स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एसी के रूप में स्टोर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं तो डीसी के रूप में ही कर सकते हैं। तो ये डीसी जहाँ भी यूज होता है स्टोरेज के रूप में यूज होता है, जैसे सभी बैटरी, सभी सेल, वहाँ हम लोग डीसी ही यूज करते हैं। इसलिए बैटरी को चार्ज करने में डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। एसी से बैटरी चार्ज नहीं होता है, डीसी से ही चार्ज होता है, क्योंकि बैटरी में डीसी सप्लाई ही रहती है, डीसी के रूप में स्टोर होता है। तो डीसी चार्जर अगर ये उसमें सप्लाई अगर हम एसी दे रहे हैं, इन केस हमारे पास अगर डीसी नहीं है तो डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा पहले बैटरी को चार्ज करने के पहले। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट सप्लाई विच इज़ गोइंग इनटू द बैटरी शुड बी डीसी। डीसी से ही चार्ज होता है बैटरी। तो एडवांटेजेस क्या हैं एसी की तुलना में, डीसी की तुलना में एसी के, जिसकी वजह से इतना पॉपुलर है, कॉमन है, बहुत प्रचलन में है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एसी इज़ वेरी कॉमन, एसी इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज होता है डीसी की तुलना में। तो कुछ फ़ायदे हैं इसके। देर आर सेवरल एडवांटेजेस, देर आर वेरियस एडवांटेजेस, मैनी एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। क्या एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एसी का ही इतना ज़्यादा यूज होता है, इतना ज़्यादा प्रचलन है। तो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ ट्रांसफार्मर इन एसी ओनली। डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। डीसी देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा और ट्रांसफार्मर वर्क नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर का यूज करने से बेनिफिट क्या होता है, हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप कर लेते हैं। वोल्टेज को स्टेप अप करने से
फॉर सेम पावर P इक्वल टू VI होता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं पावर सेम रहती है तो करंट का मान P/V। वोल्टेज स्टेप अप करने से करंट का मान घट जाता है। तो ये जो पावर एक जगह से दूसरे जगह तक भेजी जाती है लाइनों से कई हज़ार किलोमीटर, इस लाइन का जो रेजिस्टेंस है R, अगर इसमें बहने वाली करंट को हम रिड्यूस कर देते हैं तो लाइन में जो लॉस होता है I2R लॉस, ये बहुत कम हो जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ़ वी ट्रांसमिट दिस पावर एट हायर वोल्टेज लेवल। यही वजह है कि बहुत उच्च वोल्टता पर पावर को भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। हाई वोल्टेज में पावर भेजा जाता है। वोल्टेज को हाई करने से क्या फ़ायदा होता है, करंट घट जाती है। करंट के घटने से क्या फ़ायदा होता है, लाइन में जो I2R लॉस होता है, लाइन में, रास्ते में, तार में, वो कम हो जाता है। तो ढेर सारी पावर बचती है। ये DC में संभव नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर DC में वर्क नहीं करता है। स्टेप अप करके पावर ट्रांसमिट कर देंगे, बाद में फिर एक ट्रांसफार्मर लगा लेंगे, स्टेप डाउन कर लेंगे, फिर जितना वोल्टेज हमको चाहिए वो कर लेंगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसी का। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज़ हाई। इसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का ट्रांसमिशन, पावर का कंजम्पशन सभी बहुत इकोनॉमिकल होता है, इफ़िशिएंटली होता है AC में। जनरेशन इज़ ईजी एंड इकोनॉमिकल, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। पावर का जनरेशन भी AC में इकोनॉमिकल होता है और बहुत हाई वोल्टेज पे जनरेट किया जा सकता है। काफ़ी हाई वोल्टेज पे हम पावर को जनरेट करते हैं, ये इकोनॉमिकल होता है AC में पावर को जनरेट करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ AC इक्विपमेंट मशीन्स इज़ रोबस्ट एंड सिंपल। AC मशीनों का डिज़ाइन सिंपल होता है। डिज़ाइन सिंपल होने से कॉस्ट लेस होती है, कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम होती है तो ज़्यादा चीप होंगी मशीनें, और इसके साथ ही साथ मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है। दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ़ायदे हैं। AC मशीनें जो हैं, AC मोटरें हैं, दे आर मोर ड्यूरेबल, उनकी आयु ज़्यादा होती है, सिंपल होती हैं, कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है। ये सब बहुत से फ़ायदे हैं। इंस्टॉलेशन इज़ लेस कॉस्टली। इंस्टॉलेशन जो है AC सिस्टम का कम कॉस्टली होता है DC सिस्टम की तुलना में। AC स्विच गियर्स आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। स्विच गियर्स जो होते हैं, ब्रेकर्स एंड रिलेज, सर्किट ब्रेकर्स एंड रिलेज, और वो AC के जो होते हैं वो सिंपल, उनका डिज़ाइन भी होता है, ऑपरेशन भी सिंपल होता है। AC सिस्टम इज़ इकोनॉमिकल दैन DC सिस्टम, ये बातें हम कर चुके हैं। AC सिस्टम जो है इकोनॉमिकल होता है DC सिस्टम की तुलना में। AC सिस्टम इज़ सेफर दैन DC सिस्टम, ये सेफ भी होता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं AC के, जिनकी तुलना में DC की तुलना में AC को बहुत प्रेफर किया जाता है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन सब AC में ही होता है, सब AC में होता है। सब बहुत से एडवांटेजेस हैं AC के DC की तुलना में। और कभी हमको DC की आवश्यकता होती भी है, सपोज़ इन केस वी रिक्वायर DC समवेयर, तो हम लोग रेक्टिफायर यूज़ कर लेते हैं। वी यूज़ रेक्टिफायर। विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर हम AC को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। वी कन्वर्ट AC इनटू DC। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, कॉमन है। AC वोल्टेज में ही पावर को ज़्यादा जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। तो क्या है ये DC और AC में फ़र्क देखिए। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो के पहले वो DC था, और DC में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। इफ़ यू ड्रा द मैग्नीट्यूड ऑफ DC वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट ए स्ट्रेट लाइन दिस। ये है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, फिक्स। इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट की एक दिशा होगी। ये दिशा देखिए, दिशा इसमें जो मान लीजिए ये प्रतिरोध R है, तो R का ये सिरा A है, ये सिरा B है। तो अगर ऐसे जोड़ेंगे बैटरी तो इसमें करंट की दिशा ये होगी, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इफ़ यू ड्रा द कर्व फॉर करंट देन यू गेट स्ट्रेट लाइन फॉर करंट आल्सो। और इसका मान कितना होगा, कांस्टेंट, V/R कांस्टेंट होगी। और इसकी दिशा भी हमेशा इधर को रहेगी, जब तक कि ये ऐसे इधर ही जुड़ा रहेगा, प्लस यहाँ और माइनस यहाँ जब तक रहेगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी हमेशा, ऑलवेज।
So magnitude is constant and their direction is also constant. This is called DC. जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा ये वोल्टेज कम नहीं होगा और करंट भी कम नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है अगर, तो हमको बैटरी को उल्टा जोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू कनेक्ट दिस बैटरी विथ रिवर्स पोलरिटी। और करंट का मान अगर चेंज करना है तो या तो वोल्टेज का मान हम चेंज करें या तो रेजिस्टेंस का मान चेंज करें, देन ओनली देयर इज चेंज इन दी वैल्यू ऑफ करंट। और इसकी दिशा देखिए, हमेशा ऐसे बी बहेगी, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये डीसी है। एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में देखिए ये वोल्टेज उसका सिंबल, डीसी वोल्टेज जो होता है उसमें प्लस माइनस लगाते हैं, ऐसे वी यूज़ हेयर, ऐसे ऐसे सिंबल बनाते हैं ऐसे, ये बड़ी प्लेट प्लस छोटी प्लेट माइनस। एसी वोल्टेज का सिंबल देखिए ऐसे बनाते हैं, सर्कल और सर्कल में वेव। ये जो वेव होता है ये एसी का वेव शेप होता है। ये साइनोसाइडल एसी वोल्टेज का सिंबल है, साइनोसाइडल। इसका जो वेव शेप है, दिस वेव शेप इज साइनोसाइडल वेव शेप। तो ये है, ये अगर आप इसका कर्व का, ये इसका अगर आप कर्व ड्रा करें, इफ़ यू ड्रा द कर्व फॉर दिस वोल्टेज, यू गेट अ कर्व लाइक दिस, ऐसे कर्व मिलता है। दिस इज ओमेगा टी, दिस इज वी। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये इसका मैग्नीट्यूड कभी कांस्टेंट नहीं होता है। देखिए मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, इट इज़ चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर समय बदलता रहता है। एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वोल्टेज चेंजेस एट एवरी हाफ साइकिल, हर हाफ साइकिल पे दिशा बदलेगी। जैसे 0 से पाई के बीच में अगर धन है, ये धन है अगर 0 से पाई के बीच में, तो पाई से 2 पाई के बीच में ये चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में पुनः ये चेंज हो जाएगा, धन ऋण। फिर 3 पाई से 4 पाई के बीच में पुनः ये चेंज हो जाएगा, ऋण धन। ये चेंज होता रहेगा, सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। तो देखिए अभी अगर ऐसा है, सपोज़ ये 0 से पाई के बीच में अभी बात कर रहे हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो करंट की डायरेक्शन होगी इधर। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, वही रेजिस्टेंस है सेम आर। तो करंट की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को, इधर को। कब तक, 0 से पाई तक। और डायरेक्शन इधर को होगी और मैग्नीट्यूड उसका जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? Because current at any instant is given by voltage at that instant divided by resistance R। तो किसी समय जो करंट होगी वो होगी उस समय वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर। तो करंट का अगर आप वेव डायग्राम खींचेंगे तो वो एग्जैक्टली सिमिलर कर्व आएगा। ये है V का कर्व, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो करंट का कर्व होगा I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, सिमिलर कर्व, एग्जैक्टली सिमिलर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ चेंजिंग, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर घट रहा है 0 यहाँ तक। तो ये जब वोल्टेज बढ़ेगा, राइज करेगा, तो करंट भी राइज करेगी, इस दिशा में राइज करेगी, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ करंट इधर जाएगी ऐसे। तो यहाँ धन ऋण होगा नीचे, तो ये करंट भी ऐसे जाएगी, उसी को शेप फॉलो करेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी मैक्सिमम, फिर घट के 0 हो जाएगी। 0 हो गई करंट इस समय, करंट 0, वोल्टेज भी 0, करंट भी 0। अब देखिए वोल्टेज जाएगा माइनस, तो माइनस का मतलब है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ फोकस करिए, यहाँ माइनस प्लस हुआ और उसके बाद मान बढ़ रहा है। दिस मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ के ये मैक्सिमम हो गया। तो करंट भी देखिए अब इस दिशा में बहेगी, करंट की डायरेक्शन अब इधर को होगी, आई इधर को। कब तक, पाई से 2 पाई तक इधर को करंट बहेगी, आई। अभी करंट बह रही थी आई नीचे की तरफ हाफ साइकिल तक, अभी ऊपर। यहाँ से यहाँ तक देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ के मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद घट के 0 हो गया। तो वैसे करंट भी बढ़ेगी इस डायरेक्शन में करंट बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, फिर घट के 0 हो जाएगी। उसके बाद पुनः ये रिपीट होगा, फिर धन फिर ऋण हो जाएगा, फिर करंट जाएगी इस दिशा में।
करंट चेंज होगी, डायरेक्शन इधर को जाएगी, करंट बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, फिर जीरो हो जाएगी। फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा, वोल्टेज अपनी पोलरिटी माइनस प्लस करेगा, फिर करंट इधर को बहेगी। तो करंट देखिए, वोल्टेज देखिए चेंज हो रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, हर हाफ साइकिल पे पोलरिटी चेंज कर रहा है। वोल्टेज इज चेंजिंग इट्स अ पोलरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। मैग्नीट्यूड तो हमेशा चेंज हो रहा है, पोलरिटी तो आप हाफ साइकिल पे चेंज होगी। अगर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो 50 बार प्लस होगा ये सिरा, और 50 बार माइनस होगा ये सिरा। कितने समय में? 1 सेकंड में। ये इसका मतलब है 50 हर्ट्ज का। 50 बार धन होगा यहाँ 1 सेकंड में, 50 बार ऋण होगा यहाँ 1 सेकंड में। ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का मतलब है वोल्टेज का। तो करंट भी 50 बार इस दिशा में बहेगी 1 सेकंड में, और 50 बार इस दिशा में बहेगी 1 सेकंड में। तो करंट की डायरेक्शन देखिए, 50 बार 1 सेकंड में इधर को, और 50 बार 1 सेकंड में इधर को। 50 बार 1 सेकंड में ए से बी की तरफ, 50 बार 1 सेकंड में बी से ए की तरफ। तो करंट कैसे बह रही है? ऐसे 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 ऐसे। इसलिए एसी वोल्टेज में ना तो हम यहाँ धन लिखते हैं, ना यहाँ ऋण लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं जनरली। अगर लिखा है सपोज़ ऐसा लिखा है कहीं पे, तो ये कभी किसी इंस्टेंट पे लिखा होगा, किसी क्षण पे। ये परमानेंट धन ऋण नहीं लगा सकते। वैसे ही धारा की दिशा भी हम यहाँ नहीं लगाते हैं, धारा की दिशा भी नहीं लिखते हैं। वी डोंट राइट हेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट बिकॉज दिस डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर कभी लगाया है एरो किसी ने, सपोज समबडी हैज़ मार्क्ड एरो हेयर, इसका मतलब है उस व्यक्ति ने किसी इंस्टेंट पे लगाया होगा। दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंट पे लगाया होगा। परमानेंट नहीं लगा सकते एरो बिकॉज the direction of current is not fixed, it is changing at every half cycle. It changes its direction after every half cycle. Magnitude is changing at every instant, but direction is changing at every half cycle. Similarly voltage भी दिशा बार बार चेंज करता है, इसीलिए धन ऋण नहीं लगाते हैं। सामान्यतः अगर लगाया गया है तो किसी इंस्टेंट के पहले अगर लगाया गया होगा, किसी क्षण विशेष के लिए लगाया गया होगा। ये होता है AC। This is called alternating voltage and alternating current. They change their magnitude at every instant. हर क्षण पे मान चेंज करते हैं ये, and they change their direction at every half cycle. हर हाफ साइकिल पे अपनी दिशा को ये चेंज करते हैं। इसको कहते हैं alternating voltage and current। ये कई रूप में होते हैं, जैसे ये साइनोसाइडल है, इसको बोलते हैं साइनोसाइडल वोल्टेज, और इसकी वजह से जो करंट बहेगी वो साइनोसाइडल होगी। साइनोसाइडल वोल्टेज, साइन वोल्टेज कहते हैं, साइन और साइन करंट। तो एसी ये केवल इस तरह नहीं होता है, ट्रेंगुलर भी होता है। ट्रेंगुलर में जो वेव शेप होता है ऐसे होता है, ऐसे, ये ऐसे वोल्टेज, ऐसे करंट। स्क्वायर वेव भी होता है, वो भी साइन है। स्क्वायर वेव कैसा होता है? स्क्वायर वेव ऐसा होता है, ऐसा। ये इस तरह वोल्टेज करंट हो सकता है। ट्रेपेजॉइडल वेव, ये सब ऐसी ही हैं। ट्रेपेजॉइडल में कैसा होता है? देखिए, इसका ऐसे जाता है, ऐसे, ये फ्लैट होता है, इस फ्लैट, टॉप इज फ्लैट। आउट ऑफ ऑल दिस, इनके उपयोग बहुत कम हैं। ट्रेपेजॉइडल वेव, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रेंगुलर वेव के यूज़ कम हैं, बट साइन वेव इज़ वेरी कॉमन, वेरी यूज़फुल। साइनोसाइडल ही वेव यूज होता है, जो आप लोग यूज करते हैं एसी घरों में, साइन वेव ही होता है। इसके एडवांटेज हैं साइन वेव के, जिनकी वजह से साइनोसाइडल एसी वोल्टेज ही हम लोग जनरेट करते हैं, यूज करते हैं। एडवांटेज क्या हैं? साइन वेव से कॉपर लॉस और कोर लॉस कम होता है मशीनों में। इससे ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो इंटरफेरेंस इसकी वजह से कम पैदा होता है कम्युनिकेशन लाइंस में। ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से साइन वेव इसको जनरेट करना भी बाकियों की तुलना में ईजी होता है। इट इज़ ईजी,
कन्वीनियंट टू जनरेट साइन वेव कंपेयर टू अदर वेव्स। तो इस वजह से साइन वेव काफ़ी यूज होता है, काफ़ी प्रचलन में है। तो हम जिस एसी वोल्टेज की हम बात करेंगे आगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट यही होगा, साइनोसाइडल एसी वोल्टेज, साइन वेव। अब इसको जनरेट कैसे करते हैं, देखिए जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज कैसे पैदा करते हैं। एसी वोल्टेज जनरेट करने के लिए एसी वोल्टेज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बता चुके हैं उसको साइनोसॉइडल एसी बोलते हैं। ये कहाँ जनरेट होता है, इसको बोलते हैं जहाँ ये जनरेट होता है उस जनरेशन मतलब पैदा करना ऑफ एसी वोल्टेज। कैसे पैदा करते हैं, जहाँ पैदा करते हैं उसको कहते हैं हम लोग, वी कॉल इट जनरेटर। वो जनरेट करता है एसी वोल्टेज को, उसको हम जनरेटर कहते हैं। ये क्या करता है जनरेटर, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको मालूम है एसी वोल्टेज क्या है, इट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ये स्रोत है। तो आपको मालूम है एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड। तो देखिए कन्वर्टेड का मतलब कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट करेगा कौन, मैकेनिकल एनर्जी लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिस मशीन से, उस मशीन को कहेंगे जनरेटर। तो जनरेटर टेक्स मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज जनरेटर, इट टेक्स मैकेनिकल एनर्जी लेगा इनपुट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा आउटपुट। तो ऐसी मशीन को कहेंगे जनरेटर। देखिए इसमें जनरेटर में क्या है, ये कहते हैं इसे इंजन है, ये डीजल इंजन है। यहाँ टैंक में डीजल है, इसको आप स्टार्ट करते हैं, ये धुरा है, इसको घुमाते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्ट होता है तो ये घूमता है, ये घूमता है तो देखिए ये इसका धुरा है शाफ्ट, इसके अंदर जनरेटर है, ये है जनरेटर। ये पूरा भाग तो इंजन है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है दिस पार्ट इज इंजन, जनरेटर ये है, दिस पार्ट इज जनरेटर, ये है जनरेटर। यहीं बॉक्स होता है, यहीं से आप तार निकालते हैं, ये ऐसे यहाँ से निकालते हैं आप तार, तो जनरेटर से यहाँ से आउटपुट निकलेगा, तो ये है जनरेटर। तो ये सब बाकी क्या कर रहे हैं ये लोग, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट, ये क्या कर रहा है, ये डीजल को बर्न करेगा, जलाएगा, और उसको जला करके इसमें होगा इंजन होगा, इंजन के अंदर पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा, उसमें बर्न होगा, तो उसमें बनेगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का ये स्रोत है, ये घुमाने के काम आता है, घुमाता है ये। तो इसको जनरेटर को घुमाना पड़ता है, सभी जनरेटरों को घुमाना पड़ता है, बिना घुमाए कोई जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पैदा करेगा। क्यों, क्योंकि घुमाने से वो मैकेनिकल एनर्जी लेता है इनपुट जो है मैकेनिकल एनर्जी कैसे लेता है ये जनरेटर, बाई रोटेशन। बिना घुमाए कोई भी जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, कितना भी बड़ा जनरेटर क्यों ना हो। तो ये बाई रोटेशन हम क्या करते हैं, वी गिव मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। तो ये इनपुट करेगा कहाँ से, इस धुरा से, शाफ्ट से। इसका शाफ्ट जोड़ देंगे जनरेटर के शाफ्ट के साथ, ये जनरेटर का शाफ्ट है, इसका धुरा जोड़ देंगे इंजन के धुरा के साथ में, मैकेनिकल कपलिंग कर देंगे। तो ये इंजन का धुरा है, इंजन घूमेगा तो इसको घुमाएगा। इंजन स्टार्ट कर दिया, वो घूम रहा है, इसको घुमा रहा है, ये घूम रहा है जनरेटर। इंजन को स्टार्ट कर दिया, इंजन घूमेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा। तो इस तरह से हम जनरेट करते हैं। जनरेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जनरेटर में क्या होता है, देखिए ये फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सभी जनरेटर, ऑल द जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज
लॉस। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे ही सभी जनरेटर कार्य करते हैं, चाहे जनरेटर एसी हो, चाहे जनरेटर डीसी हो, चाहे जनरेटर सिंगल फेज हो, चाहे जनरेटर 3 फेज हो। ऑल दी जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे ही सभी जनरेटर कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये आपको मालूम है, यहाँ एक नियतांक यूज करते हैं यन, ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमको, फ्लक्स चाहिए। तो ये फ्लक्स के लिए हम लगा लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस कर लेते हैं चुंबक लगा के। हर जनरेटर में चुंबक होता है, मैग्नेट। क्या करता है मैग्नेट, मैग्नेट का काम है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना, ये चाहिए। बिना इसके वोल्टेज नहीं पैदा होगा। जनरेटर वोल्टेज नहीं पैदा कर सकता है, कितना भी घुमाइए, अगर ये नहीं है तो फ्लक्स पैदा करने के लिए क्या होता है, मैग्नेट, चुंबक। वी नीड मैग्नेट, ये बन गया फ्लक्स। दूसरा क्या चाहिए, ईएमएफ पैदा करने के लिए कोई कॉइल चाहिए, कॉइल, कुंडली। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए कॉइल है रखी है, ये कॉइल एल्युमिनियम या कॉपर का तार होता है जिसमें बहुत से फेरे लपेट देते हैं, ऐसे फेरे, ऐसे बहुत से फेरे लपेट दिया, ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए एक्चुअल जनरेटर में क्या होता है, यहाँ देखिए ये पोल हैं, पोल जनरेटर में 2 पोल भी हो सकता है, 4 पोल भी हो सकता है, 6 पोल भी हो सकता है, 8 पोल भी हो सकता है। दे आर ऑलवेज इन दी मल्टीपल ऑफ 2, 2 के गुणनफल में होते हैं। 4 देखिए यहाँ पे है, ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ पे देखिए, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये होता है, देखिए ये होता है वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, इसी में वोल्टेज पैदा होता है। ये इसको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, इसी में वोल्टेज पैदा होता है। इसी में इंसुलेटेड होते हैं तार, इन्हीं को घुमाते हैं हम लोग, घुमा रहे हैं। घुमाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से। फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसमें फेरों की संख्या अगर कुंडली में n है तो n इंटू d∅/dt, इतना ईएमएफ पैदा होगा विद्युत वाहक बल। वो जो पैदा होगा उसके दोनों सिरों पर निकलेगा, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा यहाँ है। इन्हीं दोनों सिरों के बीच में इन्हीं दोनों सिरों के बीच में हम वोल्टेज बाहर ले लेंगे। क्या वोल्टेज मिलेगा, एसी, साइनोसाइडल, ऐसे ही। ये तो इस तरह से जनरेटर जनरेट करते हैं। ये डीसी जनरेटर है, इसमें एक और पार्ट लगा देते हैं कम्यूटेटर, वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जनरेटर सभी जनरेट करते हैं एसी में ही। ऑल दी जनरेटर जनरेट वोल्टेज इन दी फॉर्म ऑफ एसी। डीसी जनरेटर में एक भाग और हम उसमें लगा देते हैं अतिरिक्त, यहाँ तक तो सभी एसी जनरेटर में भी होता है। डीसी जनरेटर में ये पार्ट एक्स्ट्रा होता है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। इसके बारे में आप कभी पढ़ेंगे। कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। इट इज़ लाइक रेक्टिफायर, इट इज़ मैकेनिकल रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। तो डीसी जनरेटर है ये, इसलिए यहाँ कम्यूटेटर लगा है। अगर एसी जनरेटर होता तो ये कम्यूटेटर ना होता, सीधे एसी ले लेते बाहर। तो देखिए हम बता रहे थे कि जनरेटर घुमाना पड़ेगा, बिना घुमाए जनरेटर वोल्टेज नहीं पैदा करेगा, क्योंकि घुमाने से ही मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। ऊर्जा कन्वर्जन होता है मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में। कैसे होता है, घुमाने से, बाय रोटेशन। नहीं रोटेट कराएंगे तो ऊर्जा का कन्वर्जन नहीं होगा। इस जनरेटर में देखिए फील्ड को स्थिर रखा है, कॉइल को घुमा रहे हैं। यहाँ पे फील्ड स्थिर है, यहाँ पे कॉइल घूम रहा है। इस जनरेटर में देखिए यहाँ पे फील्ड घूम रहा है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, फील्ड घूम रहा है। यहाँ पे ये घूम रहा है रोटर पे। यहाँ कॉइल स्थिर है, ये कॉइल है जिसमें ये में पैदा हो रहा है, वो स्थिर है। तो दोनों तरह से आप जनरेटर बना सकते हैं। आइदर फील्ड इज स्टैटिक, कॉइल इज रोटेटिंग लाइक दिस। यहाँ फील्ड इज स्टैटिक, फील्ड स्थिर है, कॉइल इज रोटेटिंग, ये कॉइल घूमेगा। घुमाएंगे इसको, हम इसको शाफ्ट जोड़ देंगे इसके इंजन के साथ में। इंजन घूमेगा, इसको घुमाएगा, ये घूमेगा, इसी में घूमेगा। बीच में यहाँ गैप रहता है, देयर इज गैप।
यहाँ इसके बीच में गैप रहता है ताकि ये घूम सके। देखिए इसके बीच में यहाँ गैप है, देयर इज़ गैप, यहाँ गैप है, लगभग 1 mm के आसपास गैप रखते हैं, गैप कम रहना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम। तो यहाँ इस तरह से हम कॉइल घुमा रहे हैं तो भी ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यहाँ कॉइल स्थिर करके हियर वी हैव केप्ट दिस कॉइल स्टैटिक एंड वी आर रोटेटिंग दिस फील्ड को घुमा रहे हैं इस दिशा में, मान लीजिए, या इस दिशा में। तो फ्लक्स लाइनें जो हैं ये जा रही हैं यहाँ से, तो वो कट करती हैं इन कंडक्टर्स को। फ्लक्स लाइनें यहाँ से जा रही हैं इधर से इधर को, यहाँ से लाइनें जा रही हैं इधर से इधर को, तो ये इन कंडक्टर को कट करती हैं, तो इसमें ईएमएफ पैदा करती हैं, वोल्टेज पैदा करती हैं। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से इस प्रकार से वोल्टेज पैदा होता है। ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जाम्पल है। सभी जनरेटर जो ईएमएफ इंड्यूस करते हैं डायनेमिकली ही करते हैं, क्योंकि उनको हम रोटेट कराते हैं, बिना रोटेट कराए मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं होगा। इस तरह के जनरेटर बनाते हैं स्मॉल साइज के, स्मॉल साइज, क्योंकि स्मॉल साइज की जनरेटर होगा तो कॉइल जो होगी पतली होगी, पतली कॉइल होगी, तो ये इसको घुमाएंगे तो ज़्यादा वज़न नहीं होगा, इसका वेट कम होगा, आसान घुमा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर जनरेटर लार्ज साइज का है, बड़ा बिग साइज, बहुत बड़ी कैपेसिटी का है, तो उसका चालक जो होगा थिक होगा, थिक मोटा तार होगा, बहुत मोटे मोटे तार होते हैं, बहुत मोटे मोटे। तो इसको अगर यहाँ रखेंगे घुमाएंगे तो बहुत इस पर बियरिंग पे, ये बियरिंग है जिस पे ये घूमता है, बियरिंग पे बहुत लोड आएगा, जर्क आएगा, शाफ्ट पे जर्क आएगा। इसलिए बड़े जनरेटर में कॉइल को घुमाते नहीं हैं, बल्कि बाहर स्थिर रख देते हैं, स्टेटर पे रख देते हैं। खूब वजन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्थिर है। यहाँ रखते हैं फील्ड को, चुंबक जो हल्का होता है उसको घुमाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन रोटेट दिस सो ईजिली। सो इन लार्ज जनरेटर्स coil is static, field is moving. In small generators coil is rotating, field is static। ऐसी व्यवस्था करते हैं छोटे जनरेटर में। डीसी जनरेटर में तो ये व्यवस्था हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि कॉइल रोटेट नहीं करेंगे तो कम्यूटेटर अपना काम नहीं कर पाएगा, इसलिए डीसी जनरेटर में ऐसा ही करना पड़ता है, ऑलवेज ऐसी ही व्यवस्था करनी पड़ती है। बट एसी जनरेटर में दोनों सुविधा है, छोटे जनरेटर में ऐसा कर लेते हैं, बड़े जनरेटर में ऐसा कर लेते हैं। कारण क्या है हमने बताया। अब कितना ईएमएफ जनरेट होगा उसका मान निकालने जा। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड वोल्टेज, सिंगल फेज वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉइल है एक है, देयर इज़ वन कॉइल। देखिए ये कॉइल है, ये कुंडली है, दिखाई गई है आयताकार शेप में, लेकिन एक्चुअल कॉइल आयताकार नहीं होती है। एक्चुअल में ऐसा होता है, सिलेंडर जैसा होता है, सिलेंडर बेलनाकार, उसी में चालक ऐसे ऐसे भरे रहते हैं तार कापर के। ये होता है शाफ्ट बीच में, इसको पकड़ के घुमाते हैं इसी से। ये जो है तार होते हैं कॉपर के या एल्युमिनियम के होते हैं, अधिकांश कॉपर के होते हैं, क्योंकि कॉपर एल्युमिनियम की तुलना में अच्छा चालक होता है। ये भरे हैं, सिलेंड्रिकल होता है अधिकांशतः। ये समझने के पॉइंट है, उसे दिखाया गया है आयताकार शेप में। इसमें कई फेरे रहते हैं, ऐसे मल्टी टर्न कॉइल होती है। एक लगाया, फिर दूसरा फेरा लगाया, फिर तीसरा फेरा लगाया। सो देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, n चक्कर लपेटे हैं फेरों। अब कैसे जनरेट करते हैं साइनोसाइडल एसी वोल्टेज? देखिए हमने बताया कि क्या करते हैं। तो ऑप्शन है, फील्ड को कांस्टेंट फील्ड रखिए, फील्ड इज कांस्टेंट, या यूनिफॉर्म फील्ड भी बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म फील्ड। इस फील्ड में क्या करिए, किसी कॉइल को रोटेट करिए कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कराइए इसको। कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कराएंगे आप इस कंडक्टर्स को, इसमें इसी फील्ड में। देखिए यहाँ से लाइनें जाएंगी ऐसे, यहाँ से लाइनें जाएंगी ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरह से फील्ड होगा। ये नॉर्थ साउथ, चार पोल है, यहाँ दो पोल हैं, नॉर्थ साउथ, ऐसे लाइनें जाएंगी नॉर्थ टू साउथ, ऐसे 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 ऐसे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, देयर इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी फ्लक्स में ये घूम रहा है। दिस इज रोटेटिंग कॉइल, कॉइल घूम रहा है। कॉइल घूमेगा तो क्या होगा, कॉइल कट करेगा इन फ्लक्स को। The coil which is rotating cuts the magnetic flux, so there is change in the flux,
change in the flux, so there is induced EMF according to Faraday's law। फैराडे के नियम से इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। यहाँ वोल्टेज पैदा हो जाता है, विद्युत वाहक बल यहाँ प्रेरित हो जाएगा, यहाँ आएगा तो उसको हम वोल्टेज कहेंगे। उसको कार्बन ब्रश से स्लिप रिंग से, यहाँ एक स्लिप रिंग होती है, यहाँ एक स्लिप रिंग होती है, कार्बन ब्रश इसी पे फिसलता रहता है, वो सप्लाई यहाँ से ले लेते हैं। देखिए लैंप जल रहा है तो सप्लाई ले लिया हमने यहाँ। तो देखिए ये इस तरह से पैदा होता है यहाँ पे वोल्टेज। साइनोसाइडल वोल्टेज कैसे पैदा होता है? यूनिफॉर्म, एक समान कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को घुमाते हैं जब एक समान स्पीड से, तो उसमें साइनोसाइडल वोल्टेज पैदा होता है। इस प्रकार कितना पैदा होता है, किन बातों पे डिपेंड करता है? देखिए लेट अस ट्राई टू डेराइव दैट वोल्टेज। ये मान लीजिए दो पोल का फील्ड है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं, आपको मालूम है अच्छे से, यू नो द मैग्नेटिक फील्ड इमनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल। ये लाइनें आ रही हैं डॉट डॉट नॉर्थ से साउथ। तो फ्लक्स की दिशा देखिए, नॉर्थ टू साउथ, इसको हमने लिखा है फाई एम। फाई एम का मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड फ्लक्स। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड फ्लक्स है फाई एम। उसकी दिशा देखिए, ये नॉर्थ टू साउथ। यहाँ इस केस में ये है फाई एम, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है फ्लक्स, ऐसे ऐसे। ये आपको मालूम चल गया फाई एम, दिस इज क्लियर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर और रोटेशन। इसको हम घुमा रहे हैं, मान लीजिए एक समान कोणीय वेग से इस दिशा में, इसके सापेक्ष में ये बिंदु है कोई सेंटर पे, इसको हम घुमा रहे हैं एक समान कोणीय वेग ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये घूम रहा है, ये घुमा रहे हैं इसको, मान लीजिए एक समान कोणीय वेग से ओमेगा स्पीड से इसको घुमा रहे हैं कॉइल को। इसको घुमा रहे हैं किस स्पीड से? ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। ओमेगा रेडियन, ये इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग से घुमा रहे हैं कॉइल को एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घुमा रहे हैं इसको। किस दिशा में? इस दिशा में ये घुमा रहे हैं। यन क्या है अभी हम बता रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इसमें यन चक्कर लपेटे हैं कॉइल में, फेरे हैं यन फेरे, इसमें यन चक्कर लपेटे हैं तार, यन फेरे। ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये अब ये t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए कॉइल ऐसे रखी है, यहाँ से घूमना शुरू किया इसने। कॉइल कहाँ थी? यहाँ थी, ऐसे। दिस कॉइल इज हियर व्हेन t इक्वल टू 0। यहाँ से घूमना प्रारंभ किया इस दिशा में, ये कॉइल इस दिशा में घूमना प्रारंभ किया। थोड़ी देर बाद t समय बाद, आफ्टर टाइम t, पोल वैसे ही रहेंगे क्योंकि पोल नहीं घूम रहा है। फील्ड इज स्टैटिक, फील्ड वैसे ही रहेगा जैसे था, फील्ड वैसे ही रहेगा जैसे था, फील्ड वैसा ही है। देखिए नॉर्थ टू साउथ लाइंस आ रही हैं अभी भी। सो द डायरेक्शन ऑफ फाई एम इज सेम, अभी भी वैसा ही है। लेकिन कॉइल जो है इस दिशा में घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, तो टी समय में ये घूम जाएगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था, टी समय बाद ये घूम गया कॉइल, ये ऐसे घूम गया। देखिए ये घूम गया, दिस कॉइल हैज़ शिफ्टेड इट्स पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस। ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t पे यहाँ आ गया, तो कितना एंगल घूम गया? मान लीजिए थीटा एंगल घूम गया रेफरेंस से, ओरिजिन से। पहले जो पोजीशन थी ये थी, ये घूम गया थीटा एंगल, थीटा घूम रहा है किस स्पीड से? ओमेगा। तो ये थीटा का मान कितना होगा? ओमेगा टी। कितना कोण घूमेगा कॉइल? ओमेगा टी एंगल घूम जाएगा कॉइल। घूम गया कॉइल ओमेगा टी एंगल, ये इस दिशा में घूम गया क्योंकि उसी दिशा में घूम रहा है कॉइल, इसीलिए ये कॉइल की पोजीशन है टी समय बाद। मान लीजिए थीटा एंगल घूम गया। अब यहाँ फ्लक्स की दिशा देखिए, ये है, ये डाउनवर्ड। ये है कुंडली का सरफेस जिसमें ईएमएफ पैदा होता है, जिसमें वोल्टेज पैदा होता है। इस सरफेस को ध्यान से देखिए, जिसको हम मोटा बना रहे हैं, थिक। दिस इज द सरफेस ऑफ द कॉइल वेयर ईएमएफ इज बीइंग इंड्यूस्ड।
यहीं ये में पैदा होता है, इसी में वोल्टेज पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है वोल्टेज? ये इस भाग में, ये भाग जो है ये, इसी में वोल्टेज पैदा होता है। ये भाग तो पैरेलल मूव करता है चुंबकीय क्षेत्र के, इस भाग में नहीं पैदा होता है। ये भाग में ये में पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल गति करता है। ये भाग और ये भाग। तो किस भाग में वोल्टेज पैदा होता है? ये भाग में वोल्टेज पैदा होता है कुंडली के, इस भाग में। तो इस भाग में वोल्टेज पैदा होगा। दिस इज द सरफेस ऑफ द कॉइल। ये तो देखिए फाई एम की डायरेक्शन क्या है? ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाई एम। कुंडली के सरफेस पे हमने एक लंब डाला है। लेट अस ड्रा परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ दिस कॉइल। ये सरफेस पे एक लंब डाल दिया। ये सरफेस पे लंब है। सरफेस पे लंब का मतलब ये एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। हम ये एंगल निकालना चाहते हैं कि सरफेस पे जो लंब है वो इससे कितना एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है ये निकालना चाहते हैं। आपको मालूम है ये एंगल 90 है। आपको मालूम है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 है, ये भी 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन इस पे लंब है, तो इस पे भी लंब है। ये this line is perpendicular on this, so this line is perpendicular on this also, because this is parallel, they are parallel. अब ये एंगल थीटा है, this angle is थीटा, so ये एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल 90 है, एंगल थीटा है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ये और ये एंगल टोटल 90 है। ये एंगल, ये और ये, इसके बीच में एंगल कितना है? 90। और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। यही हम जानना चाह रहे थे। सो दिस एंगल इज थीटा। थीटा का मान कितना है? ओमेगा टी है, ये हमको बता चुके हैं अभी। ये एंगल थीटा है, तो ये सरफेस पे जो लंब है और फाई एम जो है उनके बीच में एंगल है थीटा। अब इस फाई एम को दो घटक में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक इस दिशा में जो सरफेस पे लंब है उसको कहेंगे फाई एम कॉस ओमेगा टी। ये कॉस थीटा कह सकते हो, कॉस ओमेगा टी कह सकते हो आप। दिस इज फाई एम कॉस ओमेगा टी, और फाई एम कॉस थीटा भी कह सकते हैं। ये एंगल थीटा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है, इसलिए फाई एम कॉस ओमेगा टी। ये दूसरा घटक, इसका दूसरा कंपोनेंट ले सकते हैं इस दिशा में, दिस डायरेक्शन। ये इस दिशा में, ये है फाई एम साइन ओमेगा टी। ये घटक जो है, ये घटक कुंडली के सरफेस को कट नहीं कर रहा है, उसके दिशा में है। दिस कंपोनेंट इज इन पैरेलल विद द सरफेस ऑफ द कॉइल, इसलिए इसकी वजह से कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। नो इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। इसकी वजह से कोई EMF इसमें पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये घटक उसके पैरेलल में है, सरफेस के पैरेलल में है, समांतर में, इसलिए इसकी वजह से कोई EMF पैदा नहीं होगा। लेकिन ये घटक कुंडली के सरफेस को देखिए काट रहा है, कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो और इसके मान में परिवर्तन भी हो रहा है। क्यों परिवर्तन हो रहा है? अगर फाई एम का मान कांस्टेंट भी है, ओमेगा का मान कांस्टेंट भी है, तो टी का मान कांस्टेंट नहीं है। सिंस टाइम इज चेंजिंग, सो ओमेगा टी इज चेंजिंग, सो ओमेगा टी इज चेंजिंग, सो कॉस ओमेगा टी इज चेंजिंग। तो जैसे जैसे कॉस ओमेगा टी का मान चेंज होगा, वैसे वैसे फाई का मान चेंज होगा। तो फ्लक्स का मान कैसे चेंज हो रहा है? फाई एम कॉस ओमेगा टी ऐसे चेंज हो रहा है। फ्लक्स इस प्रकार चेंज कर रहा है। ये इसी की वजह से EMF पैदा होगा कुंडली में, क्योंकि ये घटक सरफेस को कट भी कर रहा है और इसके मान में परिवर्तन भी हो रहा है। तो फ्लक्स का मान परिवर्तित हो रहा है किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो फ्लक्स इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। इसमें फेरे कितने हैं? अभी हमने बताया था N है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ये घूमेगा, टाइम जो है चेंज होगा, वैसे वैसे ओमेगा टी चेंज होगा, वैसे वैसे कॉस ओमेगा टी चेंज होगा। दिस कंपोनेंट इज चेंजिंग। तो ये फाई का मान चेंज हो रहा है। फाई का मान चेंज होगा तो इससे बद्ध फ्लक्स जो है, इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है, सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स, उसमें परिवर्तन होगा। उसमें परिवर्तन होगा तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से
इसमें ईएमएफ या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो कितना प्रेरित होगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा इन द कॉइल? तात्क्षणिक मान कितना होगा ईएमएफ का? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल कितना होगा? फैराडे के नियम से यन क्या है हम बता चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल यन है, यन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इनटू माइनस क्यों लगा है? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इनटू डी फाई अपॉन डी टी फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो ये रख दीजिए फैराडे के नियम में। तो ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस यन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, डी अपॉन डी टी। फाई की जगह पे ये रख दिया, फाई की जगह पे क्या रख दिया? फाई एम कॉस ओमेगा टी। ये इन प्लेस ऑफ फाई वी हैव प्लेस्ड हियर फाई एम कॉस ओमेगा टी। ये तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस यन। ये इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, तो ये फाई एम तो फाई एम ही रहेगा सेम। कॉस ओमेगा टी का करेंगे माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का करेंगे टी के सापेक्ष में तो ओमेगा यहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये माइनस साइन ओमेगा टी, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तात्क्षणिक मान कितना हो जाएगा इस ईएमएफ का जो यहाँ पैदा होगा कॉइल में, जो यहाँ पैदा होगा कॉइल में, जो यहाँ पैदा होगा कॉइल में, उसका तात्क्षणिक मान कितना होगा? यन। यन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, फेरों की संख्या। फाई एम क्या है? फ्लक्स, फ्लक्स जो है जिसमें घूम रहा है कॉइल उसका महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन, घूमने का कोणीय वेग है, इनटू साइन ओमेगा टी। ये इसका मान चेंज हो रहा है, देखिए ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तात्क्षणिक मान है, इसका मान चेंज हो रहा है, जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा। इट इज़ मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज 1। साइन ओमेगा टी का मान 1 रख दीजिए इसमें, तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? सपोज उसको लिख रहे हैं ई एम से, ई एम, ई फॉर ई एम एफ, एम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट ई एम एफ, मैक्सिमम। उसका मान कितना होगा? इसका मान मैक्सिमम जब इसका मान 1, इसको 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा यन फाई एम इंटू ओमेगा। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू। यन फाई एम ओमेगा की जगह पे अगर इसमें ई एम रख दें तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ये है साइनोसाइडल एसी वोल्टेज, सिंगल फेज साइनोसाइडल एसी वोल्टेज। सिंगल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ईएमएफ एक है, देयर इज वन ईएमएफ, एक कॉइल है, देयर इज वन कॉइल, एक कॉइल होता है यहाँ पे एक, देयर इज वन कॉइल। ये है सिंगल फेज साइनोसाइडल ईएमएफ का समीकरण। अब देखिए इस वोल्टेज का मान किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे इस वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जनरेटर ज़्यादा जनरेट करेगा कि कम, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा? पहला, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, फेरों की संख्या ज़्यादा कर दीजिए, ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगा, फेरों की संख्या कम कर दीजिए, कम वोल्टेज पैदा होगा, वेरी सिंपल। लेकिन यन का मान परिवर्तित कर सकते हैं आप बनाते समय। एक बार जनरेटर अगर बन गया तो यन कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए आपको मालूम रहना चाहिए कि यन का मान कब तक परिवर्तित हो सकता है, जब तक जनरेटर बना नहीं है, बन रहा है तब तक। फाई एम क्या है? फाई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड फ्लक्स, ये हम बता रहे थे, फाई एम है ये, इसका मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स का। ये जो यहाँ पैदा हुआ है फ्लक्स उसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो यहाँ से फ्लक्स आ रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर आपने यहाँ परमानेंट मैग्नेट लगा दिया, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो परमानेंट मैग्नेट लगा दिया तो फाई एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यू कैन नॉट चेंज फाई एम, यू कैन नॉट चेंज ई एम एफ विद द हेल्प ऑफ फाई एम। इसीलिए अधिकांश जनरेटर में यहाँ परमानेंट मैग्नेट नहीं लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट नहीं लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। क्यों?
ऐसा मैग्नेट बनाते हैं। देखिए ऐसा क्यों बनाया गया है, यहाँ कॉइल लपेटा गया है। देखिए आपको गौर से देखिए, यहाँ कॉइल लपेटा है, फील्ड पैदा करने के लिए कॉइल। यहाँ डीसी सप्लाई देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि यहाँ कॉइल में डीसी वोल्टेज देंगे तो उसमें फ्लक्स पैदा होगा। सीरीज में रियोस्टेट लगा देंगे, सीरीज में रियोस्टेट लगा के करंट चेंज कर देंगे, इसमें बहने वाली करंट, और करंट का मान कम ज़्यादा करके फ्लक्स का मान कम ज़्यादा हम कर लेंगे। क्योंकि आपको हम कई बार बता चुके हैं, सो मैनी टाइम्स, फ्लक्स जो पैदा होता है वो करंट के समानुपाती होता है, कई बार बता चुके हैं। तो इसमें बहने वाली करंट हम चेंज कर देंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, φm चेंज हो जाएगा। φm बढ़ाना चाहेंगे करंट बढ़ा देंगे, φm को घटाना चाहेंगे करंट घटा देंगे। करंट कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे? यहाँ डीसी सप्लाई देंगे फील्ड में, और वहाँ सीरीज में रियोस्टेट लगा देंगे। RH बढ़ाएंगे करंट घटेगी, RH घटाएंगे करंट बढ़ेगी। सो वी हैव द कंट्रोल ओवर फील्ड फ्लक्स। यही मेथड ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम, φm, इसी को चेंज करते हैं ज़्यादातर अधिकांश जनरेटर में। तीसरा देखिए ओमेगा क्या है, घुमाने की स्पीड है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी आपने गौर किया होगा कि जनरेटर ज़्यादा स्पीड से जब घूमता है, इसको घुमाने की वेलोसिटी है। ज़्यादा स्पीड से घूमता है तो वोल्टेज ज़्यादा क्यों पैदा करता है? बल्ब ज़्यादा तेज़ क्यों जलते हैं? फ़ैन ज़्यादा तेज़ क्यों चलता है? क्योंकि ज़्यादा स्पीड से घूमने से EMF ज़्यादा पैदा होता है। वोल्टेज ज़्यादा होने से ज़्यादा करंट जाएगी मशीन के अंदर, ज़्यादा टार्क डेवलप होगा, ज़्यादा या बल्ब जो होगा तो ज़्यादा वोल्टेज होगा, ज़्यादा करंट जाएगी, ज़्यादा वहाँ एनर्जी पावर। तो ओमेगा बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन ओमेगा बढ़ाने से एक फैक्टर और होता है जो जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो है फ्रिक्वेंसी। ये जो फ्रिक्वेंसी है वो सीधे ओमेगा पे डिपेंड करती है। अगर आपने स्पीड बढ़ाया फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर आपने स्पीड घटाया फ्रिक्वेंसी घट जाएगी। और आप जानते हैं AC जनरेटर में फ्रिक्वेंसी कितना रखना होता है? 50 हर्ट्ज़। इन इंडिया वी हैव स्टैंडर्ड ऑफ 50 हर्ट्ज़। तो 50 हर्ट्ज़ अगर फ्रिक्वेंसी आपको मेंटेन करना है तो आपको स्पीड ना बढ़ाने की फ्रीडम है ना घटाने की। इसीलिए आप ओमेगा चेंज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ओमेगा बढ़ाएंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, ओमेगा घटाएंगे फ्रिक्वेंसी घट जाएगी। वोल्टेज बढ़ जाएगा, आपका जो है पर्पस वो सॉल्व हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम देयर इज चेंज इन द फ्रिक्वेंसी आल्सो। सो यू हैव टू मेंटेन फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट, सो यू कैन नॉट चेंज ओमेगा। AC जनरेटर में फ्रिक्वेंसी का मैटर होता है। अगर ये जनरेटर DC है इन केस, तो वहाँ ओमेगा का मान कम ज़्यादा होने से फ्रिक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि DC जनरेटर में फ्रिक्वेंसी का मान हमेशा 0 होता है, ऑलवेज। इसलिए ये ओमेगा चेंज करके आप EMF चेंज कर सकते हैं DC जनरेटर में। AC जनरेटर में ओमेगा चेंज करके आप EMF चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि AC जनरेटर में ओमेगा चेंज करने से EMF चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, वो हम चाहते नहीं हैं। तो ये सब फैक्टर हैं जो आपको दिख रहे होंगे जहाँ से आप वोल्टेज का मान कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इस वोल्टेज को देखिए, इस गौर से देखिए इसको ध्यान से, यही वोल्टेज है जो आप यूज करते हैं, यही वोल्टेज है जो आपके घरों में आता है सप्लाई। इसको आप अगर ग्राफ खींचें इसका समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पे ओमेगा टी रख लीजिए, एक एक्सिस पे ओमेगा टी का मान चेंज करिए, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। दूसरे एक्सिस पे इसका मान EMF का ये, और ग्राफ खींचिए, 0 रखिए इसका मान 0 आएगा, π/2 रखिए इसका मान EM आएगा मैक्सिमम। ये कर्व जा रहा है ऐसे, पाई रखिए इसमें फिर 0 हो जाएगा, ये कर्व आ गया यहाँ। 3π/2 रखिए इसका मान आएगा -EM, ये 2 पाई रखिए इसका मान फिर 0 हो जाएगा। आप इसको बढ़ाते जाइए ओमेगा टी का मान, ये इस तरह से शेप रिपीट करेगा। इसको कहते हैं साइनोसाइडल AC वोल्टेज, ये साइनोसाइडल AC EMF। ये EMF है, ये जनरेटर के अंदर जब तक रहेगा EMF कहलाएगा। जैसे ही यहाँ आएगा बाहर ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जैसा EMF वैसा वोल्टेज। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ले रहे थे, ये EMF कहला रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने के लिए तैयार हैं, दे आर नाउ रेडी टू
गिव देयर एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड वोल्टेज, इट इज़ कॉल्ड वोल्टेज। यहाँ स्मॉल लेटर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, किसी क्षण पे है, ये चेंज हो रहा है हमेशा। ये कर्व ड्रा करेंगे, ऐसा कर्व आएगा, इसको कहते हैं साइनोसाइडल वोल्टेज, साइनोसाइडल एसी वोल्टेज। Until and unless it is not mentioned, you should always consider AC voltage साइनोसाइडल वोल्टेज। अब इसको जिस भी सर्किट में देंगे साइनोसाइडल वोल्टेज को, तो क्या करेगा, साइनोसाइडल करंट बहाएगा। तो करंट का समीकरण क्या होगा, I = IM sin ओमेगा टी। करंट जैसा वोल्टेज होगा वैसा करंट वो बहाएगा सर्किट में। सो दिस इज साइनोसाइडल करंट, दिस इज साइनोसाइडल वोल्टेज और ईएमएफ। तो ऐसे जनरेट करते हैं सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज साइनोसाइडल एसी वोल्टेज, ऐसे जनरेट करते हैं। फैराडे के नियम से सभी जनरेटर कार्य करते हैं और सभी जनरेटरों में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है सभी जनरेटरों में। और सभी जनरेटरों में देखिए वो मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का किन बातों पे डिपेंड करता है, ये इन बातों पे डिपेंड करता है। कैसे वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर दिया। ये साइनोसाइडल वोल्टेज क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो देखिए साइनोसाइडली, कोसाइनोसाइडली या साइनोसाइडली चेंज हो रहा है। ये इसकी वजह से साइनोसाइडल वोल्टेज पैदा हुआ। ये साइनोसाइडल वोल्टेज है, इसको कहते हैं सिंगल फेज साइनोसाइडल एसी वोल्टेज। Thank you for watching this video. Thank you so much.